हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं एक सब्जेक्ट फिर से लेके आया हूँ, अप्लाइड फिजिक्स 2, जिसका सिलेबस ओवरव्यू करने वाला हूँ मैं। ये सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे जैसा कि सिलेबस में दो पार्ट था, अप्लाइड फिजिक्स 1 और अप्लाइड फिजिक्स 2। तो मेरा जो पोर्शन है वो है अप्लाइड फिजिक्स 2। तो आज इसी सब्जेक्ट का ओवरव्यू करेंगे। जैसा कि अप्लाइड फिजिक्स 2 है, इसमें ज़्यादातर हमें इंजीनियरिंग की तरफ ले जाता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, करंट, और भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी चीज़ है इसमें जोर डाला गया है ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर। तो इस टॉपिक में जो ये सब्जेक्ट है, इसमें वैसे तो टोटल 7 यूनिट है, लेकिन अलग अलग ब्रांचेस के लिए इसमें सब कुछ मिक्स किया हुआ है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ये फर्स्ट ईयर में है। तो इसमें सब कुछ कंबाइंड करके लेके चला चला हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस सिलेबस का ओवरव्यू कि हमें पढ़ना क्या है। यूनिट 1 में है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे है पहला, वेव मोशन के बारे में है, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन और एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। तो सबसे पहले हमें जो शुरू करना है इन तीनों में से, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी एसएचएम। उसके बाद शुरू करेंगे वेव मोशन, फिर उसके बाद एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक माना जाता है कि एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट चैप्टर है और थोड़ा टफ चैप्टर है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जब ये सब्जेक्ट शुरू होगा तो धीरे धीरे आपको पता लगेगा ये बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आप ये देखने वाले हैं, सारा लेक्चर अगर आप देखेंगे तो आप धीरे धीरे सब कुछ आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हमें पढ़ना है वो है सबसे पहले डिफिनीशन, फिर एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, etc। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंस है पीरियोडिक मोशन। अब बात करते हैं अगर पीरियोडिक मोशन की, तो कौन कौन से ऐसे मोशंस हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि ये पीरियोडिक है। जैसे कि बात करते हैं, आप सुबह कॉलेज जाते हैं, सुबह 7 बजे निकल गए कॉलेज के लिए, फिर घर आ गए, फिर सुबह 7 बजे निकल गए, घर आ गए, कॉलेज चले गए, घर आ गए, कॉलेज चले गए। ये क्या है, ये क्या है, ये पीरियोडिक मोशन ही तो है आपका। अगर मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में, एक दीवार है, इस दीवार के ऊपर मानते हैं कि एक कोई चींटी है। ठीक है, ये चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये चढ़ता है, फिर गिर जाता है, फिर चढ़ता है, फिर गिर जाता है। अगर हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करने की कोशिश करें, अगर हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, हाइट और टाइम। ठीक है, तो ग्राफ में अगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो एक पार्टिकुलर टाइम में, टाइम ये तो चढ़ने में टाइम तो लेगा ही एक कीड़ा। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम लेगा, अलग अलग टाइम पे इसका हाइट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, हाइट बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर ये गिरेगा। ठीक है, ये गिरता धड़ाम से नहीं गिर रहा है। ठीक है, ये ऐसे धीरे 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 करके गिर रहा है, इसीलिए इसको बराबर लेके चल रहे हैं। फिर चढ़ रहा है, फिर गिर रहा है। अब ये ग्राफ देखकर आपको ये नहीं समझना है कि ऐसे चढ़ रहा है, ऐसे गिर रहा है, ऐसे चढ़ रहा है, ऐसे गिर रहा है। ये ड्रॉ किया हुआ है कि एक इंसेक्ट दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, एक टाइम तो ले रहा होगा वो। ये जो ग्राफ जा रहा है, ये क्या है, टाइम का ही एक्सिस तो है। कौन से टाइम में
कौन से टाइम में मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 सेकंड पर ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँचता है। मान लेते हैं इस हाइट का 1 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 सेकंड पे ये मैक्सिमम हाइट पे होता है, ठीक है। उससे पहले वाले सेकंड पे कम हाइट पे होता है, धीरे 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 करके चढ़ रहा होता है ये, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये ग्राफ बनाया हुआ है। ये बार बार सेम काम को कर रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। जब हम यहाँ ग्राफ देखते हैं, पूरा कंप्लीट अगर ग्राफ बनाएंगे, आगे चलता जाएगा, ये रिपीट होता जाएगा, रिपीट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल शेप बन रहा है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है? इसको ड्रॉ करते हैं तो हम ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं कि ये एक पीरियोडिक मोशन है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। अब बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो चलिए ट्रायंगल बन गया, इसके अकॉर्डिंग एक और कोशिश करते हैं एग्जांपल लेने की। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेना है, कोई बच्चा है, ठीक है, सीढ़ी पे चढ़ रहा है, ठीक है, कोई बच्चा सीढ़ी पे चढ़ रहा है। ओके, कोई बच्चा सीढ़ी पे चढ़ा, फिर सीढ़ी पे चढ़ के फिर क्या होता है, फिर गिर जाता है। सीढ़ी पे चढ़ता है, थोड़ी देर वहाँ पे बैठता है, फिर गिर जाता है। फिर सीढ़ी पे चढ़ता है, थोड़ी देर वहाँ पे रहता है, फिर गिर जाता है। तो अगर इस तरह का बनाते हैं इसका ग्राफ, तो किस तरह का ग्राफ बनेगा? थोड़ी देर वो ज़मीन पे रहा, फिर उसके बाद थोड़ी देर तक वो सीढ़ी के ऊपर बैठा रहा, ठीक है, फिर नीचे गिर गया, फिर थोड़ी देर वो ज़मीन पे रहा, फिर उसके बाद फिर सीढ़ी पे चढ़ गया और थोड़ी देर वहीं पे रहा, ठीक है, फिर थोड़ी देर। और ये ऐसा मान के चलते हैं कि ये इक्वल इक्वल टाइम लगा रहा है। वो मान लेते हैं कि 2 सेकंड वो ज़मीन पे रह रहा होगा, 2 सेकंड सीढ़ी पे, 2 सेकंड ज़मीन पे, वो सीढ़ी का एक ही स्टेप है, ठीक है। मानते हैं कि 2 सेकंड तक वो ज़मीन पे होगा वो बच्चा, फिर उसके बाद सीढ़ी पे चढ़ा, ठीक है, पहला स्टेप वाला, ज़्यादा दूर उसको नहीं लेके जाना है, सिर्फ पहले स्टेप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 सेकंड में फिर नीचे चला आता है, ठीक है, फिर 6 सेकंड में फिर वो ऊपर चढ़ जाता है, फिर वहाँ पे कुछ सेकंड 2 सेकंड रहता है, फिर नीचे चला आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ग्राफ देख रहे हैं, तो ग्राफ देखने के बाद हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ये एक पार्टिकुलर जो पार्ट है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस बच्चे का बार बार चढ़ना और उतरना, बार बार चढ़ना और उतरना, ये क्या है? ये पीरियोडिक ही तो है, उसका उस बच्चे का पीरियोडिक मोशन ही तो है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं ताकि हम क्लियरिफिकेशन हो सके, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। अब बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन की। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन वो मोशन हो जाता है जो टू एंड फ्रो टाइप का होता है। जैसे अभी भी एक मोशन, इससे पहले जो मैंने बताया वो भी एक मोशन था। जैसे कि कीड़े का बार बार ऊपर चढ़ना, फिर नीचे उतरना, फिर ऊपर चढ़ना, फिर नीचे उतरना, ठीक है। तो ये क्या था? वो भी एक मोशन था। और ऑसिलेटरी मोशन की बात करते हैं। ऑसिलेटरी मोशन वो मोशन है जो टू एंड फ्रो टाइप का मोशन है। जैसे कि मान लेते हैं एक स्प्रिंग, ठीक है, एक स्प्रिंग को एक ब्लॉक से बांधते हैं। ये दीवार है, इसमें एक स्प्रिंग लगा के एक ब्लॉक से बांध दिए और इस ब्लॉक को हम छोड़ेंगे तो क्या होगा? ब्लॉक ऐसे ट्र करता रहेगा, ठीक है, आगे पीछे होता रहेगा ये ब्लॉक। ओके, तो लेकिन ये ब्लॉक आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन उसकी एनर्जी को लूज नहीं करना है, ठीक है। वैसे तो प्रैक्टिकल क्या होगा, उसका एनर्जी क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, फिर धीरे धीरे जाकर सेटल डाउन हो जाएगा। ओके, अभी मानते हैं थोड़ी देर के लिए कि उसका एनर्जी खत्म नहीं होगा और वो ऑसिलेट करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। इस तरह के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ऊपर नीचे कोई भी मोशन है
जो बार बार रिपीट हो रहा है ऊपर नीचे, तो ये ऑसिलेटरी मोशन में ही आएगा। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है? पहले एक घड़ी आया करता था, जैसे कि एक पेंडुलम लटका होता था, वो ऐसे ऐसे घूमता रहता था, उसकी बात करते हैं। तो ये पेंडुलम का क्या है, ये मीन पोजीशन है, ये आगे जाता है, फिर अपने पोजीशन पे आएगा, मीन पोजीशन पे, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा मीन पोजीशन पे, फिर आगे जाएगा। ओके, तो फिर वापस आएगा। तो इसका एक ओरिजिनल पोजीशन पे है जिसकी तरफ ये खींचा चला आता है। मान लेते हैं ग्रेविटी, घड़ी की बात छोड़ देते हैं, मान लेते हैं कि एक रस्सी में बांधते हैं, एक रस्सी में आप कुछ भी बांध लीजिए, ठीक है, जिसमें वेट हो। अब उसको अगर मोशन हम प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, वो आगे पीछे मोशन में होगा, लेकिन उसका एक पोजीशन ऐसा है, मीन पोजीशन, उसका एक पोजीशन ऐसा है कि उस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है कि आगे जाने के बाद उसको वो मजबूर हो रहा है इस मीन पोजीशन पे आने पे, ठीक है, फिर इधर जा रहा है, फिर वो मीन पोजीशन पे आने के लिए वो मजबूर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे, जो कि पीरियोडिक है, ठीक है। अब बात करते हैं झूला की। झूला झूलते हैं तो क्या होता है, आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, लेकिन बीच का जो उसका पॉइंट होता है वो ऐसा लगता है जैसे कि उस पर आना ही आना है उसे, ठीक है। कोई फोर्स है जो एक्ट कर रहा है, जो उस मीन पोजीशन पे आना ही आना है, वो स्टेबल पोजीशन। जैसे कि ये कोई एक बर्तन है, ठीक है, इसमें हम गोली डाल देते हैं, गोली ये वाला, ठीक है, गोली डाल देते हैं, ठीक है। इसको डालेंगे तो क्या होगा, इस बर्तन का शेप ऐसा है, ये मूव करेगा आगे की तरफ, फिर इस साइड मूव करेगा, फिर ये इस पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, फिर आगे जाके फिर अपने पोजीशन की ओर आने की कोशिश करेगा। तो ये जो पोजीशन है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन, या फिर वो उसका स्टेबल पोजीशन है जिस पे वो आना ही चाहता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है उसे, ठीक है, जिसमें टू एंड फ्रो टाइप का मोशन हो। ओके, अब एक बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, ऑल पीरियडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी। जैसे कि मैंने आपको काफ़ी टाइप का मोशन बताया, जैसे एक इंसेक्ट का चढ़ना फिर गिर जाना, इंसेक्ट का चढ़ना फिर गिर जाना, ये भी एक मोशन था। वो बच्चा था, सीढ़ी पे चढ़ रहा था, पहला स्टेप पे फिर नीचे आ रहा था, पहला स्टेप पे जा रहा था फिर नीचे आ रहा था, वो भी एक मोशन ही है, ठीक है, लेकिन वो टू एंड फ्रो टाइप का नहीं है। ओके, तो उस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन नहीं बोलेंगे, लेकिन हम उस मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे जो बार बार अपने मीन पोजीशन पे आता है वापस। जैसे एक झूला हो गया, जैसे पेंडुलम हो गया, जैसे एक गिटार है, गिटार का एक स्ट्रिंग है। जैसे तो मुझे गिटार का कुछ नहीं मालूम है, लेकिन उसका एक स्ट्रिंग की अगर बात करते हैं, उसको अगर खींचेंगे तो क्या होगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, लेकिन उसका एक सेंटर पॉइंट है जहाँ से वो गुजरेगा ही गुजरेगा, उसका जो एक मीन पोजीशन है जहाँ पे लास्ट में आके वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सिंपल का मतलब सबको मालूम है, मोशन का मतलब सबको मालूम है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब डिटेल में हम पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा, तो इसमें हार्मोनिक का सीधा सीधा मतलब है पीरियोडिक, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, ये चैप्टर आया कहाँ से, ये चैप्टर क्या पीरियोडिसिटी से आया? हाँ, वहीं से आया है। पीरियोडिसिटी के अंदर ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी का छोटा सा पार्ट है एसएचएम, ठीक है, वहां से इस चैप्टर को निकाला गया है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में 3 पार्ट है। पहला वेव मोशन था, फिर पहला एसएचएम था,
जो मुझे पहले शुरू करना है, ठीक है। फिर वेव मोशन, ठीक है। अब बात करते हैं वेव की। वेव क्या है? वेव इज नथिंग, इट इज जस्ट एन डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए एक काम करते हैं। वेव को देखिए, उधर दीवार है, ठीक है। उधर दीवार है, उसमें एक रस्सी बांध ली है। रस्सी बांध के अब क्या करेंगे, उसको अगर जोर जोर से शेक करेंगे, देखिए ये एक दीवार है, ठीक है। इस दीवार में हम एक रस्सी को बांध दिए, ठीक है, ओके। अब इस रस्सी को पकड़ के क्या करेंगे, हम इसको जोर से शेक करने की कोशिश करेंगे। तो क्या 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 होगा? य- यहाँ यहाँ का जो पोजीशन है, मान लीजिए यहाँ कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल क्या होगा, मूव तो करेगा लेकिन ट्रेवल नहीं करेगा। वो क्या करेगा, अपने ही पोजीशन पे ऑसिलेट करेगा। मान लीजिए यहाँ पे एक मानते हैं कोई पार्टिकल, ठीक है, ठीक है। यहाँ हम मार्क कर रहे हैं, ठीक है। अब इस रस्सी को जब हम शेक करेंगे तो क्या होगा, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, जो मैंने पार्टिकल को दिखाने की कोशिश किया है, वो क्या करेगा, ऊपर नहीं होगा नीचे होगा, ऊपर होगा नीचे होगा। लेकिन जो वेव होगा, एनर्जी, यहाँ पे हम एक वेव बनने की कोशिश करें। वेव यानी इस तरह का शेप बनेगा जब हम इसको शेक करेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। अब इसको ठीक से बनाते हैं, ठीक है। जब इस रस्सी को हम शेक करेंगे तो कुछ इस तरह का शेक होने के बाद कुछ इस तरह का बनेगा, कुछ इस तरह का दिखेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो कैसा दिखेगा, यही चीज़ ट्रेवल होके यहाँ पे आएगा, ठीक है। आजकल जिम में इस तरह का एक्सरसाइज भी होता है, ये वाला, ठीक है। तो ये ट्रेवल होके यहाँ पे आया। क्या मैंने जो पिछले स्लाइड में जो मार्क किया था यहाँ, क्या वो मार्क करने के बाद वो जो पोजीशन है वो तो ट्रेवल नहीं किया होगा? पार्टिकल तो ट्रेवल नहीं कर रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है, ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, फिर यहाँ तक पहुँच जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। पार्टिकल यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑसिलेट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन एनर्जी क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। यानी कि वेव का यहाँ मोशन हो रहा है, लेकिन पार्टिकल क्या हो रहा है, पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है ऊपर नीचे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है, जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मोटिव ऑफ वेव। वेव का मकसद क्या है? वेव का मकसद है एनर्जी को ट्रांसफ़र करना। कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इससे पहले वाले स्लाइड में एक रस्सी के थ्रू मैंने आपको बताने का कोशिश किया कि क्या ट्रांसफ़र हो रहा था, ओके। अब जो टाइप्स ऑफ वेव है, दो टाइप के हैं। पहला मैकेनिकल वेव, दूसरा नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव इज नथिंग बट दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का ज़रूरत होता है, ठीक है। साउंड वेव क्या है, साउंड वेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव। जब हम कुछ बोलते हैं जब हम कुछ बोलते हैं तो साउंड कैसे पहुंचता है, सामने आपका दोस्त है, हम कुछ बोल रहे हैं, तो वो कैसे सुनेगा, ठीक है। ये मैकेनिकल वेव के थ्रू सुनता है। जैसे मान लेते हैं बहुत सारा पार्टिकल है, जब हम बोलते हैं तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स टकराते हैं, उसमें काफ़ी कुछ है,
जिसको हिंदी में बोलते हैं संपीड़न विड़लन, संपीड़न विड़लन। ठीक है, टकराने के बाद क्या होता है, डेंसिटी बिल्कुल हाई हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद विड़लन होता है जिसमें कि डेंसिटी बिल्कुल लो हो जाता है, फैल जाते हैं, फैल जाते हैं, फिर आगे दूसरे पार्टिकल्स के साथ टकराते हैं, फिर फैलते हैं, फिर दूसरे पार्टिकल्स के साथ टकराते हैं, फिर ऐसे ही धक्का देते 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 क्या आप कहाँ तक पहुँचते हैं, आपके दोस्त तक, आपका आप जो भी बोलते हैं वो पहुँच जाता है। अब दोस्त को क्या बोलते हैं वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो जिसको मीडियम का ज़रूरत नहीं है, जो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या हो रहा है, ये जो लाइन खींच रहे हैं वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। और तीसरा जो एनर्जी प्रोपागेट हो रहा है वो आगे की तरफ। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, कैसे, जिस तरह से इसमें पहले वाले में क्या हो रहा था, पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है और एनर्जी आगे ट्रांसफ़र हो रहा है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और एनर्जी आगे ट्रांसफ़र हो रही है। ये एक्स वाई जेड ग्राफ में बनेगा, हम आपको इसको डिटेल में आगे दिखाएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव, ये टाइप्स ऑफ वेव है क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। दो भाग में बांटा गया है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव का क्या एग्जांपल है, जैसे कि अभी पिछले वाले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या था, वो एक ट्रांसवर्स वेव है। देखिए कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि रस्सी वाले एग्जाम्पल में मैंने बताया था, एक पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रहा है, उसके परपेंडिकुलर, इसके मोशन के परपेंडिकुलर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ये एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के 90 डिग्री है, ये एनर्जी ट्रांसफर। ओके, और ये क्या का मोशन है, ये ऑसिलेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल। ऑसिलेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल जैसे साउंड वेव, साउंड वेव एक एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव का। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, किसी तक कोई संदेश पहुंचाना है तो कैसे पहुंचता है, पार्टिकल आपस में एक धक्का देते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, इसमें क्या होता है, संपीड़न विड़लन, संपीड़न विड़लन। ठीक है, इस चीज़ को डिटेल में आगे देखेंगे। पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं तब जाके साउंड आप तक पहुंचता है, यानी कि आपके दोस्त तक। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, ये बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड काफ़ी मेरे लिए नया है, इसलिए ऑपरेट होने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये एक पार्टिकल है जो कि मोशन में है। ठीक है, जैसे कि साउंड वाले वेव में। ठीक है, अभी मैंने एग्जांपल दिया था। अब ये पार्टिकल मूव कर रहा है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो एनर्जी किस डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा, एनर्जी उसी डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा। अगर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं पैरेलल, पैरेलल बोल सकते हैं या सेम डायरेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे मेन मकसद था ट्रांसवर्स का मतलब समझाना और लॉन्गिट्यूडनल का
मतलब समझाना। ओके, ये पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है, ऑसिलेशन, और ये एनर्जी ट्रांसफर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। 3 पार्ट था, एसएचएम, वेव मोशन और एकॉस्टिक। अब ये क्या है, एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। एकॉस्टिक में हम पढ़ते हैं ध्वनि के बारे में, जैसे कि एक बड़ा सा हॉल है, बड़ा सा एक नया घर बना है और बहुत बड़ा सा हॉल है। जब हम उसमें बोलते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए आप जोर से चिल्लाते हैं देसी मास्टर, तो आपको बार बार सुनाई देगा देसी मास्टर्स, देसी मास्टर्स, देसी मास्टर्स। या फिर कहीं पहाड़ों में भी जाते हैं तो ऐसा सुनाई पड़ता है बार बार। ठीक है, फिल्मों में भी आपने देखा होगा, पहाड़ में जाके ऐसा करके चिल्लाते हैं, फिर बार बार वापस आवाज आता है। खैर, वो बात नहीं करते हैं, अभी बात करते हैं एक हॉल की, एक रूम की। ठीक है, तो उसमें अगर हम बोलते हैं तो सामान अगर उसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, एकदम खाली रूम है, तो क्या होता है, आवाज़ मुझे ही सुनाई देता है। तो यहाँ पे एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये सोर्स है। ये क्या है, ये एक जो इंसान खड़ा हुआ है, ये क्या है, ये सोर्स ऑफ वॉइस है। ठीक है, यहाँ से कुछ बोला गया, ये सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बोलने के बाद क्या होगा, इसका जो साउंड है वो ट्रेवल करेगा, अलग अलग दिशाओं में ट्रेवल करेगा। ठीक है, ट्रेवल करने के बाद क्या होगा कि किसी भी चीज़ों से टकरा सकता है, आगे वाला दीवार, पीछे वाला दीवार, सेलिंग, ठीक है, रूफ, हर जगह से ये टकराएगा। और इसके पास तो डायरेक्ट तो पहुंच ही रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट भी पहुंच रहा है इसके पास वॉइस। ये देख पा रहे हैं, दीवार से टकराने के बाद भी, रिफ्लेक्ट होने के बाद भी इनके पास वॉइस पहुंच रहा है, और डायरेक्ट जो मेन वॉइस है वो तो पहुंच ही रहा है। लेकिन इनके लिए क्या है, ये जो बार बार इनको बोला जा रहा है देसी मास्टर, देसी मास्टर्स, देसी मास्टर्स, इससे क्या हो रहा है, एक बार सुनाई देना चाहिए ना, और क्लियरली सुनाई देना चाहिए। ठीक है, तो ये इनके लिए क्या क्रिएट कर रहा है, नॉइज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जैसे कई बार होता है क्लासरूम में भी ऐसा होता है, आपने कभी खाली क्लासरूम में अगर पढ़ाई किया हो, तो जब एक टीचर कुछ बोलता है तो बार बार रिपीट होता है, ऐसा किसी किसी क्लासरूम में ऐसा भी होता है। ठीक है, अब रिवर्बरेशन, ये इसी चैप्टर का एक टर्म है, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है, जैसे कि हम कुछ बोलते हैं, ठीक है, कुछ बोला गया और रिपीट हो रहा है। सोर्स, मैं खुद सोर्स हूँ, मैंने कोई वर्ड बोला, ठीक है, पंकज, और ये रिपीट हुआ बार बार, रिपीट हुआ, रिपीट होने से किसी तक पहुँचने से पहले ये डेड हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे, दिस prolongation of sound in hall even through the source of sound is cut off is called reverberation। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बोल दिया पंकज, ठीक है, ये बोलने के बाद क्या हुआ, रिपीट हुआ, रिपीट हुआ, रिपीट हुआ, लेकिन मेरा तो बोलना बंद हो गया ना, सोर्स यानी मैं खुद, मेरा तो, मैंने तो अपना आवाज़ बंद कर लिया, पंकज बोल के बंद कर लिया। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद फिर भी सुनाई दे रहा है, ये क्या कहलाएगा, रिवर्बरेशन। ठीक है, उसका दूसरा दूसरा लाइन इस तरह से भी लिख सकते हैं, अ साउंड प्रोड्यूस्ड इन हॉल अंडरगोज मल्टीपल रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द वॉल, फ्लोर एंड सीलिंग बिफोर बिकम्स इनऑडिबल। ओके, नेक्स्ट, यूनिट 2, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बहुत ही फेमिलियर चैप्टर होगा आपके लिए, जो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है, ऑप्टिकल लॉज, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इमेजेस एंड इमेजेस फॉर्मेशन बाय मिरर। जैसे कि मिरर काफ़ी टाइप का होता है, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, एक मिरर के बाद बाहर एक अलग अलग एरिया होता है,
जिसको नाम दिया जाता है, ये कर्व है, ये प्लेन है, ये फोकस एरिया है, ठीक है। तो अलग अलग जोन में हम अलग अलग अगर इमेज रखते हैं, सॉरी इमेज नहीं, कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इस तरह का हम 10th में भी पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ते हैं। तो वो हमें पढ़ना है यहाँ डिटेल में। इमेज फॉर्मेशन अगर पूछा जाए, फोकस पे अगर रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है। लेंस, थिन लेंसेज, लेंस में क्या होता है, लेंस भी आपने पढ़ा होगा। तो लेंस में भी सेम चीज़ होता है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो मिक्स लेंस भी होता है, ठीक है। तो इन सब जो मिक्स लेंस होता है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इन सब को जब चैप्टर शुरू करेंगे तो इन सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर लेंस फार्मूला, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस यानी कि जैसा आप कुछ स्टूडेंट, काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो चश्मा पहनते हैं, तो उस चश्मे का एक पावर होता है। जैसे धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगती है तो आँखों का जो पावर होता है वो घटने लगता है, ठीक है। तो उस हिसाब से चश्मा लगाया जाता है, और आप सुनते होंगे इस चश्मे का पावर इतना है, ठीक है, इस चश्मे का पावर इतना है। तो वही पढ़ना है यहाँ पे, पावर ऑफ लेंसेज, ठीक है, लेंस का पावर, ओके। अब आगे देखते हैं, मैग्निफिकेशन एंड डिफेक्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, condition for total internal reflection, applications of total internal reflections in optical fiber, ठीक है। ये सब आगे धीरे 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 करके धीरे धीरे एडवांस होता चला जाएगा, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, काफ़ी सारा इंस्ट्रूमेंट होगा, जैसे जैसे कि ये टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इन सब को पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। इन सब डिटेल में जब ये शुरू करेंगे तब पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th क्लास में का चैप्टर है ये, ठीक है, जो आपके सिलेबस में डाला हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। अब चार्ज क्या होता है, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर का। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब जैसे मास हुआ, मास के बाद चार्ज आएगा, चार्ज के बाद कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, मास चार्ज, मास के बाद चार्ज, चार्ज के बाद कुछ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज के बाद उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद कोई खोज नहीं हुआ। अब भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। इंट्रिंसिक का मतलब हिंदी में होता है आंतरिक, ठीक है। आंतरिक का मतलब आप समझिए, बाकी इस चैप्टर को जब शुरू करेंगे तब डिटेल में पता चलेगा चार्ज के बारे में, ओके। ठीक है, जैसे कि इसमें पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ, यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, electric lines of force and their properties, electric flux, electric potential and potential difference, गॉस लॉ, ठीक है। और एक अलग से है कैपेसिटर, ठीक है, इसको थोड़ा सा लाइन नीचे करके देना चाहिए था, कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर के बारे में ये पूरा का पूरा डिटेल है, ठीक है। कैपेसिटर को अलग अलग तरीके से कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद क्या आउटपुट आता है वो सब देखेंगे, ठीक है। जिस तरह से रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, पैरेलल में रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या आता है, वैसे ही कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या इक्विवेलेंट आएगा, कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे उसका क्या इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो वो सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और देखते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में, ओके। देखिए, जो मैं आपको बता रहा था ये लाइन, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये है क्या, ठीक है। कूलाम का ऐसा, सॉरी, कूलाम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज एक, दूसरा ये कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है,
चार्ज स्केलर क्वांटिटी कैसे है? इसमें क्या कोई डायरेक्शन नहीं होता है? नहीं, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज, ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, सिंपल सा फंडा है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मेरे ख्याल से इस ज़रूरत भी नहीं था ऐसे करके लिखने का। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, आगे नेक्स्ट, फोर्थ यूनिट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसके बाद का चैप्टर यही आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। इसमें ये जो यूनिट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके पहले वाला, लेकिन किसी के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं होना, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है सबके लिए, सारे ब्रांच के लिए। ओके, स्पेशलाइज नहीं कर सकते हो ये इसके ब्रांच के लिए, ये इस, हाँ सीखना बहुत ज़रूरी है। ओके, देखिए इसमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स यूनिट। ठीक है, ये इतना बड़ा लिखने का ज़रूरत ही नहीं था यहाँ पे। डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट। अब डायरेक्ट करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट का एक छोटा सा एग्जांपल है बैटरी। ठीक है, बैटरी अगर हम आप खरीद के लाते हैं तो क्या होगा, एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। बैटरी, मान लीजिए आप आपके पास 5 वोल्ट का बैटरी है, 5 वोल्ट का बैटरी है, ये ग्राफ हम टाइम पे बना रहे हैं। ठीक है, और ये हाइट है, मैग्नीट्यूड। 5 वोल्ट का अगर बैटरी लाते हैं, आज भी 5 वोल्ट का है, कल भी 5 वोल्ट का, परसों 5 वोल्ट का, 10 दिन हो गया 5 वोल्ट, 20 दिन हो गया 5 वोल्ट, 25 दिन, 1 महीना हो गया 5 वोल्ट, 2 महीना हो गया 5 वोल्ट, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना। मान लीजिए कि ये 5 महीना तक ये चलने वाला बैटरी है, उसके बाद ये हो जाएगा डाउन बैटरी। तो इसका अगर सेचुरेशन लेवल, यानी कि इसका अगर ये स्टेट देखा जाए इतना, इसकी बात हटा देते हैं, ये जब ख़त्म हो गया उसकी बात हम नहीं करेंगे, उसके बाद का ग्राफ का, हम इस मेन ग्राफ की बात करते हैं। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बिल्कुल कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है, इसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी इज 0। ओके, अब अल्टरनेटिंग करंट क्या है, डीसी तो पता चल गया ग्राफ के थ्रू, अब एसी कैसे पता करेंगे, ग्राफ के थ्रू। ग्राफ पर जैसे एक वर्ड है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग वर्ड से ही पता चल रहा है कि कुछ चेंज हो गया इसमें, अल्टरनेट अल्टरनेट अल्टरनेट। हाँ, इसमें चेंज ये है, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, ये चेंज है। देखते हैं ग्राफ बनाकर इसका। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो कौन सा आता है, एसी या डीसी? हमारे घरों में आता है एसी। ठीक है, 220 वोल्ट एसी, ये मानते हैं मैग्नीट्यूड मैक्सिमम वाला। ठीक है, ये मैक्सिमम, इसको बोलते हैं पॉजिटिव पीक, ये नीचे नेगेटिव पीक, पॉजिटिव पीक, नेगेटिव पीक, पॉजिटिव पीक, नेगेटिव पीक। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं इतना सारा पोर्शन रिपीट हो रहा है, ये फंडामेंटल टाइम पीरियड इसको बोलेंगे, ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ठीक है, इस टाइप के ग्राफ जब हम बनाते हैं, वोल्टेज सोर्स का, वोल्टेज का ग्राफ बनाए या फिर करंट का ग्राफ बनाए, ठीक है, तो अगर ग्राफ इस तरह का बनता है तो हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसको डिटेल में खैर आगे देखेंगे, अभी बस ग्राफ बनाकर आपको बताना था ग्राफ के थ्रू कि डीसी किसको बोलेंगे, एसी किसको बोलेंगे। ठीक है, रजिस्टेंस, ठीक है, रजिस्टेंस एंड यूनिट। ठीक है, इसको भी इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं था। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स यूनिट, ये इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत ये नहीं था। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रो से डिनोट करते हैं, रो जो कि एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस
एक कांस्टेंट टर्म है जो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग वैल्यू होता है। मान लीजिए आपके पास नाइक्रोम वायर है तो नाइक्रोम वायर का एक अलग रजिस्टिविटी होगा, कॉपर वायर है तो कॉपर वायर का अलग रजिस्टिविटी होगा, अगर आयरन का वायर है, एल्युमिनियम वायर है, तो सबका रजिस्टिविटी अलग अलग होगा, जो कि एक कांस्टेंट है, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पढ़ेंगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में, जैसे रजिस्टर, ये 3 रजिस्टर, ये क्या है? सीरीज में है। अगर इसको पैरेलल में लगाना है, ये क्या हुआ? पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर। तो ये सब डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ वायर, कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोडिंग। रजिस्टर का अलग अलग कलर कोडिंग होता है। जब उसको रजिस्टर आप मार्केट से जब खरीद के लाएंगे तो उसमें अलग अलग कलर ड्रॉ किया होता है, एक लाइन 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 टाइप होगा, उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, तो उस कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रीज, कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ में क्या डिफरेंस है वो पढ़ना है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इट्स यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी से ही तो हम अपने घरों का बिजली बिल निकाल पाते हैं। ठीक है, जो कि हम नहीं निकालते हैं, सरकार निकाल के हमारे घर पहुंचा देती है। ठीक है, फिर एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर, ये कौन सा एनर्जी है? हाँ, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का एडवांटेज देखना है, अदर और भी अलग अलग टाइप के एनर्जीज होते हैं, तो एडवांटेज देखना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बाकी अदर टाइप के एनर्जी के ऊपर। ठीक है, यूनिट 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमें अलग अलग मटेरियल के बारे में पढ़ना है बेसिकली, जैसे कि टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। देखिए यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल है वो ट्रांसफार्मर में यूज़ होता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कोई भी बनाते हैं तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उसमें यूज़ होता है। तो अलग इस यूनिट में बस हमें क्या पढ़ना है? मटेरियल्स के बारे में, अलग अलग टाइप के, जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है? अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर क्या है? एक तो मेटल होता है, एक नॉन मेटल, एक कंडक्टर, एक नॉन कंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर क्या है? कॉपर मेटल है, ठीक है, करंट फ्लो करता है वहाँ से। ठीक है, अब सेमी मेटल क्या है? सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल हैं सेमीकंडक्टर के। ठीक है, हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, जैसे मोबाइल हो गया, जैसे लैपटॉप, और भी बहुत इलेक्ट्रॉनिक जितने भी हमारे पास गैजेट हैं, उसमें जो हम यूज़ होते हैं, ट्रांजिस्टर, डायोड, वो सब किन चीज़ों के बने होते हैं? सिलिकॉन के ही बने होते हैं, या फिर सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो है सिलिकॉन। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एनर्जी बॉन्ड इन सॉलिड, टाइप्स ऑफ मटेरियल, जैसे इंसुलेटर, इंसुलेटर यानी नॉन कंडक्टिव मटेरियल, जैसे प्लास्टिक भी एक इंसुलेटर हो गया क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। सेमी कंडक्टर जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कंडक्टर जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है? कंडक्टर हो गया। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये जब डेप्थ में पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक ये क्या है? ठीक है, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड में भी होता है, पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर में भी होता है,
ये सब डिटेल में देखेंगे। पीएन जंक्शन, पी टाइप और एन टाइप दोनों को जोड़ते हैं, जो बीच का बैरियर होता है, जो जंक्शन होता है, वो पीएन जंक्शन कहलाता है। ठीक है। पीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, पीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका एक ग्राफ बनेगा। डायोड में सप्लाई देने के बाद किस तरह का बिहेवियर होता है, वोल्टेज और करंट के अगेंस्ट एक ग्राफ बनाएंगे। टाइप्स ऑफ जंक्शन डायोड, ठीक है। हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर बनाएंगे डायोड का यूज़ करके। दो डायोड लगा के हाफ वेव रेक्टिफायर बनाएंगे, 4 डायोड लगा के फुल वेव रेक्टिफायर लगाएंगे। ठीक है। ट्रांजिस्टर के डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। एनपीएन पीएनपी बोथ। अब चलते हैं यूनिट 7 में। यूनिट 7 है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है। इसमें हम 2 टॉपिक पढ़ना है मेजर, लेज़र के बारे में और फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में। इसके बारे में डिटेल में भी कुछ बात नहीं करेंगे, सीधा जब यूनिट 7 शुरू करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। ओके। तो ये था सिलेबस का ओवरव्यू। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आने वाला है जल्द ही। ठीक है। बस आशा करते हैं कि ये सारा का सारा ओवरव्यू आपको क्लियरली पता चल गया होगा, एक एक करके, कि क्या पढ़ना है आपको, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू का स्लाइड नेक्स्ट। थैंक यू।